वाघभट्ट की अष्टांग हृदय किस से संबंधित पुस्तक है? तो वाघभट्ट की अष्टांग हृदय किससे संबंधित पुस्तक है? तो ये आयुर्वेद से संबंधित पुस्तक है। वाघभट्ट की अष्टांग हृदय में आयुर्वेद के संपूर्ण विषय काय, शल्य, शालाक्य आदि 8 अंगों का वर्णन है। दिनचर्या, रात्रिचर्या, ऋतुचर्या, द्रव्य गुण, विज्ञान का विस्तृत वर्णन है। अगला है भट्टी प्रोलु अभिलेख किस धातु से निर्मित था? भट्टी प्रोलु अभिलेख किस धातु से निर्मित था? चांदी, सोना, तांबा, जिंक। आंसर होगा इसका चांदी। तो सातवाहन कालीन प्रमुख अभिलेखों में अमरावती, भट्टी प्रोलु, नागार्जुन कोंडा जैसे स्थानों से स्तूप, चैत्य और विहार की जानकारी प्राप्त होती है। भट्टी प्रोलु अपनी बुद्ध स्तूप के लिए भी जाना जाता है। यह आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में एक छोटा सा गांव है। भट्टी प्रोलु अभिलेख चांदी से निर्मित है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा ईसा पूर्व युग में प्राचीन भारतीय इतिहास की एक घटना नहीं है? ईसा पूर्व में प्राचीन भारतीय इतिहास की एक घटना नहीं है। तो इंडो ग्रीक साम्राज्य की स्थापना, विक्रम संवत का आरंभ, चतुर्थ बौद्ध संगीत या खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख। इसका आंसर होगा सी, चतुर्थ बौद्ध संगीति। कनिष्क का शासनकाल 78 ईस्वी लगभग माना जाता है। यह कुषाण वंश का सबसे महान शासक था। इसी के काल में चतुर्थ बौद्ध संगीत का आयोजन ईस्वी की प्रथम शताब्दी में हुई थी। इंडो ग्रीक साम्राज्य की स्थापना 183 ईसा पूर्व के लगभग हुई थी। भारतीय सीमा में प्रवेश करने का प्रथम श्रेय डेमेट्रियस को है। खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख प्रथम सदी ईसा पूर्व से संबंधित है। विक्रम संवत का आरंभ 57 ईसा पूर्व से हुआ है। अगला मेगास्थनीज का मूल ग्रंथ लुप्त हो गया और उसके विवरणों की जानकारी हमें कुछ परवर्ती यूनानी लेखकों द्वारा दिए गए उद्धरणों से मिलती है, यथा एरियन, डायोडोरस, जस्टिन, प्लूटार्क, स्ट्रैबो। तो इसका कोड सही होगा डी नंबर, यानी कि सभी सही हैं। ठीक है। तो मेगास्थनीज सेल्यूकस का राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में 304 ईसा पूर्व से 299 ईसा पूर्व के बीच रहा। उसके ग्रंथ इंडिका से चंद्रगुप्त मौर्य के प्रशासन की विश्वसनीय जानकारी प्राप्त होती है। हालांकि यह ग्रंथ अपने मूल रूप में उपलब्ध नहीं है, फिर भी इसके उदाहरण अनेक यूनानी लेखक जैसे एरियन, जस्टिन आदि के उदाहरणों से प्राप्त होते हैं। अगला है चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में पाटलिपुत्र का प्रशासन एक समिति द्वारा संचालित था, जिसके सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो 30 होगी। ठीक है, 30। अगला है मौर्य युग में प्रमुख नगरों का प्रशासन नगर पालिकाओं द्वारा चलाया जाता था। नगर शासन के लिए एक सभा होती थी जिसका प्रमुख नागरक अथवा पुरमुख्य कहा जाता था। मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र के नगर परिषद की 5 सदस्यों वाली 6 समितियों का उल्लेख किया है। पहली समिति विभिन्न प्रकार के औद्योगिक कलाओं का निरीक्षण करती थी। दूसरी समिति विदेशी यात्रियों के भोजन, निवास तथा चिकित्सा आदि का प्रबंध करती थी। तीसरी समिति जनगणना का हिसाब रखती थी। चौथी समिति नगर के व्यापार वाणिज्य की देखरेख करती थी। पांचवी उद्योग समिति थी जो बाजार में बिकने वाली वस्तुओं में मिलावट को रोकती तथा मिलावट के अपराधों में वाणिज्य व्यापारियों को दंड दिलाती थी। छठी समिति कर समिति थी जो क्रय विक्रय की वस्तुओं पर कर वसूलती थी। अगला है उड़ीसा में भुवनेश्वर के निकट हाथी का धौली शिल्प किस से संबंधित है? उड़ीसा में भुवनेश्वर के निकट हाथी का धौली शिल्प किससे संबंधित है? तो आंसर होगा मौर्य काल से। उड़ीसा में भुवनेश्वर के निकट हाथी का धौली शैल शिल्प, ठीक है, धौली शैल शिल्प 3 ईसा पूर्व में मौर्य काल के दौरान अशोक ने बनवाया था। तो याद रखना, धौली शैल शिल्प 3 ईसा पूर्व में मौर्य काल के दौरान अशोक ने बनवाया था। नंद वंश के बाद मगध पर किस वंश ने शासन किया? तो नंद वंश के बाद में मौर्य ने शासन किया। तो नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद था, जिसे चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता से 322 ईसा पूर्व में हत्या कर मौर्य वंश की स्थापना की। अर्थशास्त्र में उल्लिखित सप्तांग की अवधारणा में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है?
तो ये है इसका आंसर प्रेक्षा। अर्थशास्त्र में सप्तांग की अवधारणा में प्रेक्षा शामिल नहीं है। सप्तांगों में जो सप्तांग है अर्थशास्त्र के, देख लीजिए, स्वामी है, अमात्य है, राष्ट्र है, दुर्ग है, बल है, कोष है तथा मित्र है। ठीक है, ये 7 अंग हैं। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा सही कालक्रम है? मौर्य कुषाण हर्यक गुप्त या हर्यक मौर्य कुषाण गुप्त? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा बी, हर्यक वंश, इसके बाद फिर मौर्य वंश आएगा, फिर कुषाण वंश आएगा, फिर गुप्त वंश आ जाएगा। ठीक है, हर्यक वंश जो है तुम्हारा वो 544 ईसा पूर्व से 412 ईसा पूर्व के बीच में, मौर्य वंश 323 से 184 और कुषाण गुप्त 319 से 550। निम्नलिखित मूर्तिकलाओं में से कौन सा मौर्य काल से संबंधित नहीं है? तो कौन सा मौर्य काल से संबंधित नहीं है? तो सी नंबर है। तो मथुरा में खड़े बुद्ध का उल्लेख मौर्योत्तर काल से प्राप्त होता है, जिसका संरक्षण कुषाण शासकों ने किया था। प्रशस्ति का अर्थ क्या है? तो देखिए, यह एक शिलालेख था, यह एक तांबे की तस्करी थी, यह धातु की तस्करी पर एक राजसी चार्टर था, राजा की स्तुति थी। तो क्या था? राजा की स्तुति थी। प्रशस्ति का अर्थ राजा की स्तुति करना होता है। प्रशस्ति में राजा के द्वारा किए गए महान कार्यों का उल्लेख होता है। ठीक है, अगला है, केवल एक ही शिलालेख है जिसमें अशोक ने करारोपण के बारे में बात की है। इनमें से कौन सा वह शिलालेख है? करारोपण की बात की गई, कौन सा है भैया? तो देखो, इसमें भाबरू है कि निगाली सागर स्तंभ शिलालेख है कि रुम्मिनदेई स्तंभ शिलालेख है कि बारबरा गुफा शिलालेख है? तो हो जाएगा रुम्मिनदेई। रुम्मिनदेई स्तंभ लेख में अशोक ने करारोपण का उल्लेख किया है। यह शिलालेख नेपाल की तराई में स्थित है। इस अभिलेख से ज्ञात होता है कि अशोक अपने राज्याभिषेक के 20वें वर्ष यहाँ आया था। उसने यहाँ धार्मिक कर बलि को माफ़ कर दिया तथा भूमि कर घटाकर 1/8 कर दिया। इसे आर्थिक अभिलेख भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखो, 97 नंबर, निम्नलिखित में से कौन मौर्य काल का पुरातात्विक संदर्भ नहीं है? तो मौर्य काल का पुरातात्विक संदर्भ नहीं है, कौन सा नहीं है? उत्तर काले पॉलिश्ड मृदभांड, मंडप कूप, पक्की ईंटें, चित्रित धूसर मृदभांड, कौन सा नहीं है? तो डी नंबर होगा, चित्रित धूसर मृदभांड। उत्तर काले पॉलिश मृदभांड, मंडल कूप, पक्की ईंटें, अशोक के अभिलेख, यूनानी यात्रियों के विवरण इत्यादि मौर्य काल के पुरातात्विक व साहित्यिक स्रोत हैं, जबकि चित्रित धूसर मृदभांड वैदिक कालीन इतिहास से संबंधित है। तो याद रखिएगा कि उत्तर काले पॉलिश मृदभांड ये भी मौर्य काल से संबंधित हैं। मंडल कूप और पक्की ईंटें अशोक के अभिलेख तो हैं ही, और यूनानी यात्रियों के विवरण तो है ही। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा साक्ष्य मौर्य काल के इतिहास के ज्ञान का साक्ष्य नहीं है? क्या नहीं है? तो बी हो जाएगा, चित्रित धूसर मृदभांड। अभी तो किया है ना कौटिल्य का, क्योंकि अर्थशास्त्र भी तो इसमें है ना, मौर्य काल से संबंधित बिल्कुल है। तो अशोक के अभिलेख, यूनानी लेखकों के विवरण, कौटिल्य का अर्थशास्त्र आदि से मौर्य काल के इतिहास का ज्ञान होता है, जबकि चित्रित धूसर मृदभांड का संबंध वैदिक सभ्यता से है। इसलिए इसका उपयोग मौर्यकालीन इतिहास ज्ञान के स्रोत के रूप में नहीं किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे, निम्नलिखित में से किस वर्ष में जेम्स प्रिंसेप ने ब्राह्मी लिपि को पढ़ा? तो 1837 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, देखो ये है, जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के अभिलेखों का सर्वप्रथम जो है 1837 ईस्वी में अशोक के दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख का उत्कीर्ण ब्राह्मी लिपि का सफलतापूर्वक उद्वाचन यानी कि पढ़ना किया था, किंतु उन्होंने अभिलेखों में देवानाम प्रियदस्सी की पहचान श्रीलंकाई शासक तिस्स से कर डाली। विशेष तथ्य ये है कि अशोक के अभिलेखों की खोज सर्वप्रथम 1750 ईस्वी में टी पैंथलर ने किया था, जिसका नाम दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख था। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच संघर्ष की तिथि की पहचान कीजिए। कब संघर्ष हुआ था? तो देखिए हो जाएगा 305 लगभग 305 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त ने तत्कालीन यूनानी शासक सेल्यूकस को सिंधु नदी के तट पर पराजित किया था। इसमें सेल्यूकस की पराजय हुई और अपनी पुत्री का विवाह चंद्रगुप्त से करके वैवाहिक संबंध दोनों राज्यों के मध्य स्थापित हुआ। किस प्राचीन भारतीय राजवंश में पहली बार शूद्रों को राज्य द्वारा राज्य के स्वामित्व वाली भूमि में किसानों के रूप में बसने में सहायता प्रदान की गई है? तो आंसर हो जाएगा मौर्य में। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु चाणक्य की सहायता से मगध साम्राज्य के अंतिम शासक
घनानंद या कहीं कहीं मिलता है धनानंद को पराजित कर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। ब्राह्मण साहित्य चंद्रगुप्त मौर्य को शूद्र, विशाख, दत्तकृत, मुद्रा, राक्षस, वृषल निम्न कुल का बताते हैं। कौटिल्य ने वर्णाश्रम व्यवस्था को सामाजिक संगठन का आधार माना है तथा चारों वर्णों के व्यवसाय को निर्धारित किए हैं। इस राजवंश में पहली बार शूद्रों को राज्य द्वारा राज्य के स्वामित्व वाली भूमि में किसानों के रूप में बसने में सहायता प्रदान की। शूद्रों को शिल्प कला एवं सेवानिवृत्ति के अतिरिक्त कृषि, पशुपालन एवं वाणिज्य से आजीविका चलाने की अनुमति प्राप्त हुई। अगला देखेंगे इंडिका का लेखक कौन था, तो सब लोग जानते हैं मेगास्थनीज था। ठीक है, ये देखो कई बार क्वेश्चन आया है। मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य की राज्यसभा में भेजा गया यूनानी राजदूत था। वह ईसा पूर्व 304 से 299 ईसा पूर्व के बीच किसी समय पाटलिपुत्र की सभा में उपस्थित हुआ था। भारत में रहकर उसने जो कुछ भी देखा सुना उसे उसने इंडिका नामक अपनी पुस्तक में लिपिबद्ध किया। इसी पुस्तक में उसने नगर प्रशासन का वर्णन किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ग्रीक राजाओं द्वारा पाटलिपुत्र में 3 राजदूत भेजे गए थे। उनके नाम थे मेगास्थनीज, डायमेकस और अगला नाम क्या था, तो डायोनेसियस हो जाएगा, डायोनेसियस। तो डिस्क्रिप्शन देखेंगे। मेगास्थनीज यूनानी शासक सेल्यूकस का राजदूत चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में 14 वर्षों तक रहा एवं अपने अध्ययन से इंडिका की रचना की। डायमेकस जो सीरिया नरेश एंटियोकस का दूत था, बिंदुसार के दरबार में आया। डायोनीशियस जो मिस्र नरेश टॉलमी द्वितीय फिलाडेल्फस का राजदूत था, मौर्य सम्राट बिंदुसार के दरबार में आया था। मेगास्थनीज ने चंद्रगुप्त मौर्य के नगर प्रशासन का वर्णन किया। कश्मीर में श्रीनगर किसने बसाया, तो अशोक ने बसाया होगा, बिल्कुल सही है। कश्मीर में श्रीनगर तथा नेपाल में ललित पाटन नामक नगरों की स्थापना अशोक मौर्य शासक सम्राट अशोक ने की थी। चंद्रगुप्त प्रथम को गुप्त वंश का संस्थापक माना गया है। बिंदुसार सम्राट अशोक का पिता था। लोहार वंश के शासक हर्ष को कश्मीर का नीरो कहा जाता है। लोहार वंश के जो शासक थे हर्ष, उनको कश्मीर का नीरो कहा जाता है। ठीक है, एक चीज़ ये याद रखना कि कश्मीर में श्रीनगर भी बसाया और नेपाल में ललित पाटन नामक नगर बसाया। दोनों ही काम अशोक ने किए। अगला है बिंदुसार के शासनकाल में अशोक को जिस अंचल का शासन भार दिया गया था तो क्या था, उज्जैनी होगा, दोनों था, ए एवं बी दोनों। तक्षशिला भी था, उज्जैनी था। तो देखो आगे, दिव्यावदान के अनुसार बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला के विद्रोह के दमन के लिए अशोक को भेजा गया था। अशोक अपने पिता के शासनकाल में ही तक्षशिला और अवंतिका प्रांतीय शासक रह चुका था। अशोक के शासनकाल में भी तक्षशिला में विद्रोह हुआ था, उसने अपने पुत्र को वहां भेजा था। ठीक है, तो आगे देखते हैं। अगला है कि अर्थशास्त्र ग्रंथ की विषय वस्तु क्या है। धार्मिक है, आर्थिक धार्मिक है, राज्य एवं प्रशासन नीति ग्रंथ है कि सामाजिक, तो डी हो जाएगा, राज्य एवं प्रशासन नीति ग्रंथ। राज्य एवं शासन नीति कौटिल्य प्रणीत अर्थशास्त्र का प्रतिपाद्य विषय है। कौटिल्य को अन्य नाम चाणक्य, विष्णुगुप्त से भी जाना जाता है। चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री एवं प्रधान पुरोहित थे। इस ग्रंथ में 15 अधिकरण एवं 180 प्रकरण हैं। इसे प्रकाश में लाने का श्रेय आर श्याम शास्त्री नामक विद्वान को जाता है। अगला पढ़ेंगे, मौर्य वंश के ठीक बाद किस वंश ने शासन किया, तो सभी जानते हैं शुंगों ने। तो मौर्य वंश के उपरांत शुंग वंश का शासन हुआ। अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या कर 185 से 184 ईसा पूर्व में उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की नींव डाली। उसने अपने जीवन काल में 2 अश्वमेध यज्ञ किए। बौद्ध साहित्य पुष्यमित्र को बिहारों को कष्ट करने के कारण बौद्ध द्रोही बताते हैं। बौद्ध साहित्य पुष्यमित्र को बिहारों को नष्ट करने के कारण बौद्ध द्रोही बताते हैं। निम्न में से कौन मौर्य शासक आजीवक मत का समर्थक था, तो कौन था देख लेते हैं, तो दशरथ था। ठीक है, दशरथ जो था वो मौर्य शासक दशरथ आजीवक मत का उपासक था। दशरथ कुणाल का पुत्र था। दशरथ ने नागार्जुनी पहाड़ी में आजीवक संप्रदाय के लिए 3 गुफाएं निर्मित करवाया था। मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ था। तो याद रखना, जो दशरथ था वो कुणाल का पुत्र था और इसने नागार्जुनी पहाड़ी में आजीवकों के लिए 3 गुफाएं बनवाई थी।
मौर्य वंश का प्रथम सम्राट कौन था? तो चंद्रगुप्त था। मौर्य वंश का प्रथम सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व में था। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु चाणक्य की सहायता से अंतिम नंद शासक घनानंद को पराजित कर 25 वर्ष की आयु में मगध के राज सिंहासन पर आरूढ़ हुआ। ब्राह्मण साहित्य पुराणादि चंद्रगुप्त मौर्य को शूद्र कुलोत्पन्न बताते हैं, जबकि बौद्ध एवं जैन साहित्य उसे क्षत्रिय कुलोत्पन्न बताते हैं। मुद्रा राक्षस नाटक में उसके लिए वृषल निम्न कुल उपनाम का प्रयोग किया गया है। अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभक्त है? तो 15 अधिकरणों में विभक्त है। अर्थशास्त्र की रचना चाणक्य ने की थी। इन्हें कौटिल्य तथा विष्णुगुप्त नाम से भी जाना जाता है। अर्थशास्त्र में 15 अधिकरण तथा 180 प्रकरण हैं और इसमें 6000 श्लोक भी हैं। ठीक है, आगे। निम्न में से कौन सा स्रोत मौर्यकालीन इतिहास से संबंधित है? तो मौर्यकालीन इतिहास से संबंधित है सभी। बौद्ध जैन ग्रंथ, अशोक के शिलालेख, कौटिल्य का अर्थशास्त्र। प्रश्नगत विकल्पों में दिए गए तीनों स्रोत मौर्यकालीन इतिहास के विषय में अतीत के ज्ञान को प्रदान करते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्न में से कौन सा स्रोत चंद्रगुप्त मौर्य को क्षत्रिय मानता है? तो कौन सा स्रोत है जो चंद्रगुप्त मौर्य को क्षत्रिय मानता है? तो मुद्रा राक्षस तो है नहीं, ठीक है, और विष्णु पुराण भी नहीं होगा, तो दिव्यावदान हो जाएगा। ठीक है, दिव्यावदान हो जाएगा। तो बौद्ध ग्रंथ दिव्यावदान महापरिनिब्बानसुत्त, ठीक है, बौद्ध ग्रंथ दिव्यावदान महापरिनिब्बानसुत्त, दीर्घ निकाय महावंश चंद्रगुप्त मौर्य को क्षत्रिय मानता है। तो कौन कौन से मानते हैं? महापरिनिब्बानसुत्त, दीर्घ निकाय, महावंश। जबकि विशाख दत्त, कृत, मुद्रा राक्षस इन्हें वृषल कुल का बताते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य एक शक्तिशाली शासक था। उसने साम्राज्य को बनाने के लिए चाणक्य का सहारा लिया। चाणक्य बाद में चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री बना। निम्नलिखित में से किसे मिस्र के टॉलमी फिलाडेल्फस ने मौर्य काल में भारत में राजदूत के रूप में भेजा? तो डायोनीसियस हो जाएगा आंसर। अभी पीछे पढ़ चुके हैं, कई बार आया हुआ है। प्लिनी के विवरण से पता चलता है कि मिस्र के राजा टॉलमी फिलाडेल्फस ने डायोनीसियस नामक राजदूत बिंदुसार के दरबार में भेजा था, लेकिन डायोनीसियस के पहुँचते पहुँचते अशोक सम्राट बन चुका था तथा बिंदुसार की मृत्यु हो चुकी थी। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित में से कौन समुद्र से समुद्र तक, बंगाल की खाड़ी से अरब सागर तक विस्तृत प्रथम साम्राज्य था? तो मौर्य साम्राज्य था। मौर्यों के शासनकाल में भारतवर्ष का सीमा विस्तार हुआ। अशोक के समय में मौर्य साम्राज्य का विस्तार अफगानिस्तान से मैसूर तक और पूर्व में बंगाल की खाड़ी से पश्चिम में अफरान तक अर्थात अरब सागर तक था। इस क्षेत्र को जम्बू द्वीप कहते थे, जो प्रथम लघु शिलालेख में प्रयुक्त हुआ है। अपने साम्राज्य के संबंध में अशोक का उद्गार इस प्रकार है, महाल वो ही विजिते, महते ही विजये, सब पुठवियम सर्व पृथ्वी। ठीक है, तो पढ़ लीजिएगा आप लोग। निम्नलिखित पश्चिमी लेखकों जिनकी कृतियाँ प्राचीन भारतीय सांस्कृतिक इतिहास के लिए महत्वपूर्ण स्रोत हैं, उनके सही कालानुक्रम में रखिए। इनको जो है सही काल अनुक्रम में रखना है। तो देखिए, बी हो जाएगा, पहले एक आएगा निरियाकस, इसके बाद में जो है तीसरा आ जाएगा स्ट्रैबो, फिर प्लिनी आ जाएगा, फिर टॉलमी आ जाएगा। तो देखो, सिकंदर के साथ आने वाले लेखकों में निरियाकस, आनेसिक्रेटस तथा अरिस्टोबुलस के विवरण अपेक्षाकृत अधिक प्रामाणिक एवं विश्वसनीय हैं। मेगास्थनीज के इंडिका नामक पुस्तक के कुछ अंश उदाहरण के रूप में एरियन, स्ट्रैबो, जस्टिन आदि लेखकों की कृतियों में प्राप्त होते हैं। प्लिनी का यह ग्रंथ प्रथम शताब्दी ईस्वी का है। दूसरी शताब्दी में टॉलमी ने भारत का भूगोल लिखा था। ठीक है, तो याद रखना, प्लिनी का जो ये ग्रंथ है वो प्रथम शताब्दी ईस्वी का है और जो टॉलमी है दूसरी शताब्दी में टॉलमी ने भारत का भूगोल लिखा था। अगला क्वेश्चन है, कौन सा जैन साहित्य मौर्य युग की जानकारी नहीं देता है? तो ऐसा कौन सा जैन साहित्य है? तो इसमें स्टार लगा हुआ है। जैन ग्रंथों भद्रबाहु का कल्पसूत्र एवं हेमचंद्र का परिशिष्ट पर्वन चंद्रगुप्त मौर्य के संबंध में कुछ प्रारंभिक जानकारी प्रदान करते हैं। कौन कौन सा? कल्पसूत्र और परिशिष्ट पर्वन। अतः कल्पसूत्र मौर्य इतिहास की जानकारी देता है, परंतु आयोग द्वारा इसका उत्तर डी कल्पसूत्र दिया गया है।
अगला, मौर्यों की अवधि में पूर्वी तटीय प्रमुख पोर्ट रहा है। कौन सा रहा है? सुपारा, ताम्रलिप्ति, चंद्रनगर। तो बी हो जाएगा ताम्रलिप्ति। मौर्य काल में व्यापार जल और स्थल दोनों मार्गों से होता था। इस समय भारत का बाह्य व्यापार रोम, सीरिया, फारस, मिस्र तथा अन्य पश्चिमी देशों के साथ होता था। यह व्यापार पश्चिमी भारत में भृगुकच्छ तथा पूर्वी भारत में ताम्रलिप्ति के बंदरगाहों द्वारा किया जाता था। ठीक है। अगला है, कौटिल्य किसका प्रधानमंत्री था? तो जानते हो, चंद्रगुप्त मौर्य का। कौटिल्य चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। कौटिल्य तक्षशिला विश्वविद्यालय का शिक्षक था तथा एक कुशल रणनीतिक के साथ साथ राष्ट्र निर्माता था। उसने अपनी कृत अर्थशास्त्र में कल्याणकारी राज्य के मुख्य अवयवों का वर्णन करता है। इनमें से कौन सी साहित्यिक कृति विस्तार पूर्वक वर्णित करती है कि नंदों को चंद्रगुप्त मौर्य और कौटिल्य ने मिलकर खदेड़ दिया था? तो ये कहाँ लिखा है? ये लिखा है मुद्रा राक्षस में। विशाख दत्त कृत मुद्रा राक्षस में चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य ने किस प्रकार नंद वंश का वर्णन कर अपने राज्य की स्थापना की, इसका विस्तार पूर्वक वर्णन मिलता है। इसमें चंद्रगुप्त के राज्यारोहण, राक्षस के सक्रिय विरोध, चाणक्य की राजनीति विषयक सजगता और अंततः राक्षस द्वारा चंद्रगुप्त की प्रभुत्व की स्वीकृति का उल्लेख हुआ है। वही मुद्रा राक्षस। विशाख दत्त की देवी चंद्रगुप्त में गुप्त वंशी राजा रामगुप्त की पत्नी ध्रुवस्वामिनी और उनके छोटे भाई चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के बीच की कहानी है। ठीक। तो विशाख दत्त की देवी चंद्रगुप्त में गुप्त वंशी राजा रामगुप्त की पत्नी ध्रुवस्वामिनी और उनके छोटे भाई चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के बीच की कहानी है। वह कौन सा मौर्य राजा जिसने अपने राजमुकुट को त्याग कर जैन धर्म को स्वीकार कर लिया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम चरण में पुत्र के पक्ष में सिंहासन त्याग कर जैन मुनि भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ले ली और श्रवण बेलगोला मैसूर जाकर 298 ईसा पूर्व में उपवास कर शरीर त्याग दी। किस विदेशी यात्री ने चंद्रगुप्त मौर्य की राज्यसभा में प्रवेश किया था? तो कौन था? मेगास्थनीज था। तो मेगास्थनीज ने सेल्यूकस निकेटर के राजदूत के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आया था। उसने अपनी पुस्तक इंडिका में मौर्य वंश तथा भारत की राजनीतिक व्यवस्था इन सब का वर्णन किया है। मौर्य काल में भूमि कर की दर क्या थी? तो 1/4 से 1/6 हो जाएगा आंसर। तो मौर्य काल में भूमि कर की दर 1/4 से 1/6 के मध्य थी। ऐसी राज्य की भूमि जिस पर सीता अध्यक्ष द्वारा खेती नहीं कराई जाती थी अथवा बिना खेती वाली भूमि को यदि कोई खेती योग्य बना ले तो ऐसी भूमि कृषक को खेती के लिए दे दी जाती थी। वह कृषक भूमि कर के रूप में 1/4 भाग राज्य को देते थे। इसके अतिरिक्त गृहपतियों व अन्य कृषकों की निजी भूमि पर कृषि करने हेतु उन्हें राज्य को 1/6 भाग देना होता था। हालांकि यह 1/4 भी हो सकता था। सभी स्रोतों से ये स्पष्ट है कि राज्य की समस्त भूमि राजा की होती थी। अब आगे देखते हैं।